हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। आप सभी का स्वागत है कैपिटल स्टडी सर्कल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या एक इम्पोर्टेंट देश के बारे में जिसका नाम है चीन या चाइना। तो आप सभी जानते हैं चीन के बारे में या चाइना। आज हम डिस्कस करेंगे उसकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे वो आगे बढ़ा और आज एक दुनिया में सुपर पावर या कह सकते हैं सेकंड जो इम्पोर्टेंट कंट्री है या पावरफुल कंट्री है वो बन के आ गया है। और हम देखते हैं किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिया और चाइना की हिस्ट्री को, क्योंकि इंडिया से आज के समय अगर देखें तो चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो किसी भी रिश्ते को या रिलेशन को हम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू नहीं देखते, हम उसके दूसरे एस्पेक्ट को भी देखते हैं, इतिहास को भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम देखें तो दुनिया की प्राचीनतम जो सभ्यताएं हैं, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं, उनमें से चाइना एक है, इंडिया और मेसोपोटामिया। इस तरह के तीन जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं, उनमें से चाइना किस तरह से इमर्ज होता है और किस तरह से उतार चढ़ाव को देखता है। इंडियन हिस्ट्री को भी देखें तो हमने भी तमाम सारे उतार चढ़ाव देखे। एक समय बहुत उच्च कोटि की सभ्यता या सिविलाइजेशन होने के साथ साथ आज एक समय गरीबी भी देखता और फिर से आज धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। इसी तरह से चाइना ने भी काफी उतार चढ़ाव देखे। तो सबसे पहले फोकस कर देते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री है चाइना की। एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं जाते। एंशिएंट हिस्ट्री में चाइना की सिविलाइजेशन बहुत अच्छी थी और साथ ही साथ इसमें काफी जो इन्वेंशंस भी हुए, जैसे हम जानते हैं कि बारूद या कागज जैसी चीजें का आविष्कार चाइना में ही हुआ। तो वो सब चीजें छोड़ते हुए जो मॉडर्न हिस्ट्री है कि पिछले 200 साल में किस तरह से चाइना आगे बढ़ता है और उतार चढ़ाव क्या देखता है, उस पर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं 19th सेंचुरी चाइना जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। तो बाय द 16th सेंचुरी चाइनीज इकोनॉमी एंड प्रोडक्टिविटी वाज मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, कि चाइनीज जो थे वहां का जो इकोनॉमिक सिस्टम था और प्रोडक्टिविटी थी वो सबसे दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक हो गई थी या वन ऑफ द लार्जेस्ट थी। लेकिन धीरे धीरे वो कम भी हो जाती है। प्रोबेबली द मोस्ट हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन अर्थ, कि ऐसा माना जाता है कि सबसे अच्छा जो लिविंग स्टैंडर्ड था 16th सेंचुरी के बाद, अगर 16th-17th सेंचुरी में देखे तो उस समय सबसे अच्छा, दुनिया में सबसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो चाइना के अंदर था। और हुआ कैसे, वहां पे एक क्विंग डायनेस्टी, जैसे हमारे यहाँ अगर देखें तो लास्ट जो डायनेस्टी है वो मुगल अंपायर है या डायनेस्टी है, उसी तरह से वहां पे क्विंग डायनेस्टी जो लास्ट है, उसके बाद वहां पे रिपब्लिक हो जाता है और बाहर के लोग भी आते हैं। उस तरह जैसे हमारे यहाँ भी बाहर से लोग आते हैं, अब ब्रिटिशर्स आते हैं, वहां भी ब्रिटिशर्स का था कब्जा। तो क्विंग डायनेस्टी 1644 टू 1912 तक उन्होंने जो है राज किया। अब ये देखते हैं ह्यूज टेरिटरी जो इन्वेड है मंचूस की। आप ये देख सकते हैं मंचूस जो है वो यहाँ पे, ये अभी का चाइना है और यहां तक उससे भी बड़ा था। अभी जो चाइना है उससे भी बड़ा चाइना था क्विंग डायनेस्टी में। चाइनीज रिमेंबर 18th सेंचुरी एज गोल्डन ईयर्स अनपैरेलल्ड इन हिस्ट्री। तो हमने बताया कि जिस तरह से 18th सेंचुरी आते आते उन्होंने मंचूस डायनेस्टी को भी अपने मिला लिया और एक बहुत बड़ा एम्पायर बन गया चाइना पूरे वर्ल्ड में। ह्यूज पॉपुलेशन, रॉयल हाउस, इंटरनेशनल प्रेस्टीज, आप देख सकते हैं कितना सिविलाइज तरीके से चीजें बनी हुई हैं। ऑल्दो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी, उस पॉपुलेशन का उनको फायदा मिला कि ये जो स्ट्रक्चर खड़े कर लिए इन्होंने, या एम्पायर को बड़ा कर लिया, या आर्मी जो थी, या इंटरनेशनल जो प्रेस्टीज थी, रुतबा इनका बहुत बढ़ गया चाइना का 18th सेंचुरी तक। लेकिन जो चीज कभी कभी मजबूती होती है या जो पावर होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वही आपकी कमजोरी भी बन जाती है। तो बाय द लेट 18th सेंचुरी, जो उत्तरार्ध है 18th सेंचुरी खत्म होते होते, वही पॉपुलेशन उसकी वीकनेस बन गई, क्योंकि अब उतनी बड़ी पॉपुलेशन को खिला पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पॉपुलेशन तो बढ़ी, उससे साम्राज्य बढ़ा, लेकिन जमीन ऐसी फर्टाइल इनको नहीं मिली। ज्यादातर जमीन जो है बंजर है। तो उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं कि बहुत सोफिस्टिकेटेड हुई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना हुआ नहीं, तो प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ पाया। तो पॉपुलेशन देख लेते कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो यहां जैसे लिखा है कि पॉपुलेशन डबल्ड फ्रॉम 150 मिलियन इन 1650 टू 300 मिलियन बाय 1800। तो 1650 से लेके 1800, 150 साल के अंदर ही पूरी दुगनी हो गई पॉपुलेशन। 150 मिलियन लगभग मतलब 15 करोड़ से लेके 30 करोड़ बढ़ जाती है। तो 30 करोड़ पॉपुलेशन को उस समय, जबकि एग्रीकल्चर उतना एडवांस नहीं था, खिला पाना मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद मुसीबत तो और बढ़ती है जब
बाय लेट 19th सेंचुरी इट रीच्ड एट 450 मिलियन, 45 करोड़ हो जाती है 19th सेंचुरी की शुरुआत में। while only 1/10 ऑफ द लैंड एरेबल, कि चाइना की ज्यादातर भूमि जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है, तो 1/10 जो एक दशमलव कह सकते हैं कि उसका 10वां हिस्सा जो है वही एरेबल है जहां पे एग्रीकल्चर होता है। फार्मर्स हैड एवरेज ओनली 3 एकर्स, तो 3 एकड़ का एवरेज आ गया, एंड मैनी हैविंग ओनली 1 एकड़। तो 1 एकड़ में आज के समय तो एनफ अनाज उपजाया जा सकता है, लेकिन उस समय बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उतने अच्छा इरिगेशन सिस्टम नहीं था, उतने अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं थे, मशीन टेक्नोलॉजी ये सब चीजें नहीं थी। द राइट ऑफ इक्वल एंड इनहेरिटेंस अमंग सन्स, जो सन थे उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी जमीन, उसकी वजह से भी जमीन के टुकड़े बहुत कम होने चल गए। जैसे भारत में भी होता है, सभी बेटों में बराबर बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका अगर उल्टा देखें, जापान में क्या होता है, प्राइमोजेनिचर होता है, जहां पे लैंड जो होगी वो हमेशा बड़े भाई की होगी। तो हमारे यहाँ भी जो राजकाज में था, अगर देखें तो वो प्राइमोजेनिचर तो था कि जैसे सबसे बड़ा पुत्र जो होगा, इंडियन जो सिविलाइजेशन थी उसमें हमेशा माना जाता था वो राजा बनेगा, चाहे आप महाभारत का एग्जाम्पल ले ले, रामायण का एग्जाम्पल ले ले, या उसके बाद का एग्जाम्पल ले ले। लेकिन बाद में जो अगर देखें तो इस्लामिक जो रूल आया उसमें ये चीजें प्राइमोजेनिचर का रूल नहीं था, उसमें था कि जो सबसे अधिक एलिजिबल होगा वो रूलर बन जाएगा, और वहां से ही कई बार आपस में मारकाट भी मची। तो अब वहां तो रूलर की बात है, यहां है कि लैंड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सब में, इसलिए जो जो सबके पास हिस्से में आई बहुत कम लैंड आई, तो काफी लोग इधर उधर दूसरे व्यापार करने लगे, लेकिन गरीबी देख सकते हैं आप यहाँ पे काफी हो गई चाइना के अंदर। उसी के साथ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 16th सेंचुरी में चाइना एक इमर्जिंग इकोनॉमी थी, वेल ऑफ कंट्री था, तो जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनकी भी नजर पड़ी, जापानीज की भी नजर पड़ी। उनकी नजर की होने से क्या हुआ, बाय 17th एंड अर्ली 18th वेस्टर्न मिलिट्री पावर वाज फॉर सुपीरियर टू द चाइनीज। तो अब ये चाइनीज से तो ज्यादा सुपीरियर थे क्योंकि इनके पास गन थे और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे। चाइना ऑल दो गन पाउडर तो इन्होंने खोजा था, लेकिन इनके पास दो तोप बनाने की कला नहीं थी। China was defeated in series of military confrontation and forced to sign unequal treaties that opened Chinese port. अब ये लड़ाई में हार जाते थे, ऑल्दो इनकी सेनाएं काफी बहादुर होती थी, लेकिन वेपन इतने अच्छे नहीं थे, हथियार उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए हार जाते थे, और एक ट्रीटी करनी पड़ती थी जहां से इनको पोर्ट अपने खोलने पड़े। फर्स्ट पोर्ट टू यूरोपियन एंड देन टू अमेरिकन जापानीज ट्रेडर्स। तो सभी लोगों ने इसको एक ऐसी जगह माना जहां से ज्यादा शोषण करके हम अपने आप को रिच बना सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे ब्रिटेन हो। इसी के साथ द चाइनीज वर ऑल्सो फोर्स अंडर द ट्रीटीज टू अलाउ वेस्टर्न क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोस्टेलाइज इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को भी ओपन करना पड़ा, जब आप हार गए तो ऑब्वियसली आपको सब कुछ ओपन करना पड़ेगा। अब इसी के साथ अगर देखें तो बिटवीन द फर्स्ट मेजर कन्फ्रंटेशन, ओपियम वॉर बहुत फेमस है। ओपियम वॉर एक्चुअली है क्या कि ये जो था, जो ब्रिटेन था, यूजुअली ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज जो है चाइना से सिल्क, पोर्सलिन या दूसरी जो चाय है, इस तरह के सामान ले जाते थे, लेकिन चाइना उनसे कुछ नहीं खरीदता था, तो जो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ब्रिटेन ने क्या सोचा कि हम इंडिया में, उस समय बंगाल में काफी अच्छा राज हो चुका था, एस्टेब्लिश हो चुका था, यहां से ओपियम जो पैदा करके चाइना को भेज देते थे। अब चाइना धीरे धीरे नशे में आ गया, वहां की ज्यादातर पॉपुलेशन, तो चाइना ने एक वॉर छेड़ दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कि हम ये नहीं चाहते। लेकिन ऑब्वियसली जैसे हमने बताया कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे ब्रिटिशर्स के पास, और वो हार जाते हैं, और उसी हार के बाद चाइना को हांगकांग देना पड़ता है ब्रिटेन को, और ब्रिटेन की हार की वजह से जो हांगकांग है वो ब्रिटिश कॉलोनी बन जाता है, और काफी सालों तक रहता है। अभी कुछ सालों पहले ही ब्रिटेन ने उसको हैंडओवर किया चाइना को। और साथ ही साथ जैसे यहां लिखा है कि 1900 में ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन, जापानीज कंपीटेड फॉर स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस विद चाइना अंटिल इट वाज अ रिस्क ऑफ बीइंग कार्व्ड अप लाइक मेलन, की एक तरह से तरबूज की तरह बांट लिया कि जापानीज भी आ रहे हैं, जर्मन भी आ रहे हैं, फ्रेंच भी आ रहे हैं, सभी लोगों ने उसको थोड़ा थोड़ा बांट लिया। इससे वहां एक गुस्सा व्याप्त हो गया। एक तरफ तो युद्ध की हार, दूसरी तरफ अगर देखें अ सीरीज ऑफ नेचुरल कैटास्ट्रोफ, जो से अकाल पड़ गया, मैन मेड डिजास्टर, वाटर कंट्रोल कर लिया, जो वो सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलना, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फेमाइन आ गया, जो सूखा आ गया, अकाल पड़ गया।
The weakness of the state and disruption of the economy due to Western present left China unable to provide for its huge population. कि अब खाना भी खिला पाना चाइना के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था. एक तरफ तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन कम हो गया एग्रीकल्चर का. A series of rebellions occurred across the country. अब इसमें क्या होगा कि विद्रोह शुरू हो गए. बहुत से अलग अलग तरह के विद्रोह हुए. जैसे आप देखेंगे ताइपिंग विद्रोह, नियान विद्रोह, मुस्लिम, बॉक्सर रिबेलियंस, ऑल टुक प्लेस इन लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी. लेकिन इनमें हार की वजह से वही जो हमने बताया कि ये सब जो शुरू होता है इसमें लगातार हार होती रहती है और ये अनइक्वल ट्रीटी करनी पड़ती है. चाइना को अलग अलग चीजें देनी पड़ती है और हांगकांग उसका एग्जाम्पल था कि अब उन्होंने ब्रिटिशर्स को सरेंडर कर दिया. During the Taiping Rebellion, rebels forced a large portion of China establish their capital in city of Nanking. The power of central government was further weakened as military power, as delegated to the province to control these rebellions. तो इस तरह से धीरे धीरे चाइना का जो इन्फ्लुएंस था वो कम होता रहा और बाहर के लोग थे उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, प्रभुत्व बढ़ गया. अब जिस तरह से हमारे यहाँ साम्राज्यवाद आया, ब्रिटिशर्स आए, अलग अलग तरीके से यहाँ के लोगों को कन्विंस करके ही यहाँ पे रूल किया. ऐसा नहीं कि वो आर्मी लेके आए थे, वो तो यहीं के लोग लड़ते थे. तो यहाँ के लोगों को अलग अलग तरीके से कन्विंस किया. सिमिलर सिचुएशन जो है वो चाइना के लिए भी आते. मच ऑफ इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ लेट क्विंग चंग जो है वो रिपब्लिकन पीरियड 1912 to 49 सेंटर्स अराउंड द कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज विद इन द चाइना हाउ इट शुड रिस्पॉन्ड टू फॉरेन प्रेशर. कि अब अलग अलग आइडियाज आने लगे क्योंकि क्विंग डायनेस्टी जो है 1912 से लेके 1912 से पहले तक, 1912 में तो रिपब्लिकन आ गए वहां पे, तो उससे पहले जो था वो इंपीरियलिज्म, एक तरह से मोनार्की थी. अब मोनार्की को खत्म करने के लिए वहां के जो लोग थे अलग अलग तरीके से सोच रहे थे. जो एंटी ट्रेडिशनलिस्ट थे, which reject the traditional claims of cultural superiority, dismiss Chinese culture as a sick, corrupt, useless and advocate complete westernization. जो परंपरावाद के विरोध में थे वो कह रहे थे कि ये चाइनीज जो कल्चर है वो बहुत खराब है, उसमें करप्शन है, वो इनइक्वालिटी है और वेस्टर्नाइजेशन को उन्होंने प्रमोट किया और उनके सपोर्ट से वेस्टर्नाइजेशन जो है चाइना में फ्लोरिश किया. इंडिया में भी ऐसा ही हुआ. और जो प्रो ट्रेडिशनलिस्ट थे, जो परंपरा के लिए जीते थे या परंपरा को सबसे ऊपर मानते थे, वे sought to complete reject an important of Western culture to strengthen the country through reforms within the tradition and cultural revival. अब वो क्या कहते थे, अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए. इंडिया में भी उस तरह के नेशनलिस्ट थे जो अपने कल्चर को सुपीरियर समझते थे. सेम चीज अगर आप देखें तो चाइना में भी हो रही है. तो अपनी सारी बुराइयों को छोड़ के अपने आप को सुपीरियर मानने वाले भी लोग थे. कुछ लोग ये मानते थे कि चाइनीज कल्चर में बहुत सी बुराई है, जैसे हमारे इंडिया में भी सती प्रथा से लेके तमाम सारी चीजें, जाति प्रथा या इस तरह की चीजें थी. तो वेस्टर्न जो एजुकेशन आई या वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन आया उसने इन सब चीजों को क्रब किया और को खत्म किया. सेम चीज. तो दो अलग अलग तरह के लोग हो गए. तीसरा क्या था, द आइडिया ऑफ अडॉप्टिंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द एसेंस ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन. कि वेस्टर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको तो ले लिया जाए लेकिन अपने जो सिविलाइजेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए. वेस्टर्न लर्निंग फॉर एप्लीकेशन, चाइनीज लर्निंग फॉर एसेंस. कि एप्लीकेशन के लिए तो वेस्टर्न लर्निंग अच्छी है लेकिन एसेंस के लिए चाइनीज लर्निंग. इंडिया में भी अगर हम देखें तो कांग्रेस कुछ इसी तरह से था. ऐसा नहीं कि वेस्टर्न एजुकेशन या पूरी तरह से वेस्टर्न आइडियाज के खिलाफ था. द चाइनीज एम्फेसिस ऑन द मोरल रोल ऑफ गवर्नमेंट, the perfectibility of man and the belief of the moral qualities and non-technical exploit merited reward ultimately benefited society led to an unwillingness to cultivate class of technical aspects in industry or in government. जो वहाँ के परंपरावादी थे वो तो वहां से टेक्नोलॉजी ले रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरह कह रहे थे, लेकिन अपना जो आइडिया है वो कन्फ्यूशनिज्म में फोकस करते हैं कि हम कन्फ्यूशियस आइडिया से, चाइना का जो आइडिया कन्फ्यूशियस आइडिया से आगे बढ़ सकता है. अब इन सब चीजों को लेके दोनों तरफ से रिवोल्ट हो गए. एक तो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के खिलाफ भी हो गया लेकिन वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से सपोर्ट लेके जो मोनार्की थी उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट हो गए. जो राजशाही वहां पे थी. द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल अपविल एंड फॉरेन एग्रेशन लेड द कोलैप्स ऑफ क्विंग चाइना. जो क्विंग डायनेस्टी थी वो कोलैप्स कर जाती है मंचू डायनेस्टी 11 में और फाइनली 1912 में सुन ये सेन जो वहां की एक पार्टी थी कुमिंगतांग जो रिपब्लिकन चाइना बनानी चाहते थी, उसके नेशनलिस्ट जो पार्टी थी वो बन जाती है, वहां पे पावर में आ जाती है. और उसके लीडर कौन है, सुन ये सेन. ये आप देख सकते हैं. और इन्हीं से पहले शुरुआत में माओ जो थे
जो मॉडर्न चाइना है, जो कम्युनिस्ट चाइना है, उसके जो कह सकते हैं फाउंडर हैं, वो है माओ। वो पहले इनसे बड़े प्रभावित रहते हैं सुन यत सेन से। एक तरह से कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ गांधी थे, उसी तरह से वहां पे सुन यत सेन थे। तो सुन यत सेन से काफी प्रभावित होते हैं कि मोनार्की नहीं होनी चाहिए, जो है जनता का राज होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे माओ इनसे नाराज भी हो जाते हैं कि जनता का राज तो आएगा, लेकिन यहाँ के ही सिर्फ अमीरों का राज आएगा, असली में मजदूर और जो गरीब है उनका कोई भला नहीं होगा इस रिपब्लिकन गवर्नमेंट से। और फिर आपस में केएमटी जो कुमिंगतांग पार्टी थी और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें आपस में मतभेद हो जाते हैं। और सुन यत सेन जो कि माओ के गुरु थे, वो उनसे काफी इत्तेफाक नहीं रखते हैं और आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाते हैं। तो कोलैप्स ऑफ डायनेस्टिक सिस्टम असर्ड turbulent warlord period, however the regional power centers competing for control। अब रीजनल पावर आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने लगी, कुमिंगतांग पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब इसी बीच धीरे धीरे क्या हुआ, द कंट्री वॉज पार्सली रीयूनाइटेड अंडर द आर्मी चंकाई शेख। तो सुन यत सेन की तो डेथ हो जाती है, लेकिन चंकाई शेख जो थे, आर्मी जनरल जो थे, वो काफी पावरफुल आते हैं और उन्होंने 1928 से लेके तो 37 तक, जब तक जापानीज इन्वेजन नहीं होता है, तब तक यूनिटी बना ली और चाइना को एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह बना लिया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जापानीज इन्वेजन हो जाता है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर होता है। और उसी समय जो माओ थे, वो एक और रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहे थे कि ये तो जो है अमीरों का रेवोल्यूशन है, इससे सिर्फ अमीरों को फायदा हो रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हो रहा है। अब पीपल्स रेवोल्यूशन चाहिए, जनता का रेवोल्यूशन होना चाहिए, और उसको लेके आगे बढ़ते हैं माओ। उनकी हमने पहले भी बात की है। अब यहां पे देखेंगे कि जो 1920s है, यहां पे 1920s तक कुमिंगतांग आ चुका है, सुन यत सेन लीड कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोग थे कि अल्टीमेटली हम इंपीरियलिज्म जो है, साम्राज्यवाद के चक्कर में फंसे कैसे, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मार्क्सिज्म का जो आइडिया आया, जो माओ थे बीजिंग में रहते हैं और वहां से मार्क्सिज्म को सीखते हैं कि अच्छा ये किस तरह से मजदूरों का शोषण होता है वो इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद में, और आजादी के बाद भी अगर उसी तरह से शोषण हो रहा है तो वो आजादी नहीं है। एक नई तरह की जो जनता की आजादी चाहिए, जिसको पीपल्स लिबरेशन कहते हैं। या इसीलिए आप देखेंगे कि आज के समय की जो चाइना की जो आर्मी, उसको भी क्या कह रहे हैं, PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, की जनता को मुक्त कराने की वो आर्मी है। द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म इन 1921 टू प्रमोट रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल, की मजदूर के क्रांति के जो आइडिया है मार्क्स का, उसके बेसिस पे एक नई क्रांति, एक नए तरीके से देश को आजाद कराना पड़ेगा। अंडर माओ's लीडरशिप द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एस्टेब्लिश रूरल as opposed to urban ways of being mobilized farmers। अब जो माओ का आइडिया था, जैसा कि मार्क्सिस्ट आइडिया से उन्होंने कुछ चेंजेस किए, क्योंकि मार्क्स का आइडिया था कि मजदूर क्रांति लाएगा, लेकिन मजदूर उतनी मात्रा में बीजिंग में या शहरों में भी नहीं थे और गांव में तो बिल्कुल भी नहीं थे, ज्यादातर लोग खेती करते थे। तो माओ ने पहली बार मार्क्स के आइडिया से थोड़ा सा अलग जाते हुए जो किसानों के थ्रू पीजेंट रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की, और अंत में वो सफल भी हो जाते हैं। और driven out the South China by Chiang Kai-shek or nationalist troop, the CCP made its headquarters in remote mountain areas of Yan'an and North China subsequent to Long March। तो पहले तो इनको भगा दिया जाता है कि आप देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे चंकाई शेख मिलिट्री रूलर थे। लेकिन इन्होंने क्या अपना हेडक्वार्टर थोड़ा दूर बना लिया, और वहां से एक लॉन्ग मार्च जब निकाला 35-36 में, वो लगातार आगे बढ़ता रहा और फाइनली 1949 में जो है सक्सेसफुल रेवोल्यूशन होता है। द सीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो क्या है, स्ट्रेंथ बाय कॉलिंग यूनाइटेड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द जापानीज एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर पॉलिसी इज प्लाइट ऑफ द प्लीजेंट। तो पहले तो इन्होंने जब इन्वेजन हो गया जापान से, जब जापान आ गया कह सकते हैं कि चाइना के अंदर, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो कुमिंगतांग था, ऑल्दो अगेंस्ट में लड़ रहे थे, लेकिन वो एक साथ आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद माओ को रियलाइज होता है कि कुमिंगतांग सक्सेसफुली जो जनता के हितों की बात नहीं कर सकते, इसलिए एक बड़े रेवोल्यूशन की जरूरत है। और वर्ल्ड वॉर में जो जापान की हार होती है, वहां से एक मौका इनको मिल जाता है, और उसके बाद 45 के बाद 49 तक माओ लगातार लड़ते रहते हैं कुमिंगतांग से, और अंत में जो कुमिंगतांग है, जो चंकाई शेख थे, उनको भागना पड़ता है ताइवान। आप यहाँ पे देख सकते हैं ताइवान में, ये जो चाइना की पूरा रूल करते थे, यहाँ पे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो गया, और वो ताइवान आज के समय, और ताइवान अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया,
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसीलिए यह पीआरसी हो गया और वो आरओसी हो गया, लेकिन अब इसका नाम ताइवान है और इनका नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। आज हम इसको चाइना मान रहे हैं, पहले बहुत सालों तक लोग इसको चाइना नहीं मानते थे, सिर्फ इसको चाइना मानते थे और बोलते थे ये विद्रोही है। और लेकिन ये लगभग 70 साल से ज्यादा 71 साल हो गए, क्योंकि 2019 में ही 70 इयर्स हो गए थे। तो आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर, डिफीट ऑफ जापान, जब जापान सरेंडर कर देता है तो क्या होता है, सिविल वॉर कंटिन्यू बिटवीन द नेशनलिस्ट, जो कुमिंगतांग पार्टी है जैसे हमारे कांग्रेस थी उसी तरह से वहां पे भी है, एंड कम्युनिस्ट ओवर द राइट टू लीड चाइना's पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीएस्टैब्लिश चाइना's पोजीशन। अक्टूबर 1 को जो है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग, माओ से तुम भी कहते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया और वहां से चाइना ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऑल्दो कुछ सालों तक तो वो पीछे रहे, कमजोर रहे, लेकिन 80s के बाद जिस तरह से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को सुधारा या साइंस टेक्नोलॉजी को सुधारा और जिस तरह से वहां का जीडीपी बढ़ाया, वो सारी चीजें आज दुनिया का नंबर 2 इकोनॉमी में है और किसी भी क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। जबकि वो जब बनता है तो तमाम सारे यूरोपियन कंट्रीज से बहुत आगे थे, या सोवियत यूनियन समय था वो सोवियत यूनियन से बहुत आगे था, या जिसको हम आज रसिया कहते हैं वो काफी आगे था। लेकिन कुछ ही साल में 70 साल के एक पीरियड में वो सेकंड लार्जेस्ट या इंपॉर्टेंट या पावरफुल पावर बन के उभर जाते हैं। ये भी एक देखने वाली चीज है। वहां गरीबी बहुत कम कर ली, 1% से कम अब गरीबी रह गई है। बेरोजगारी को उन्होंने भी काफी कम कर दिया है। एजुकेशन और हेल्थ में काफी सुधार भी किए। कुछ चीजें नेगेटिव भी हैं, जिस तरह से वहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, लेकिन वो मार्क्सिस्ट आइडिया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर दे देंगे तो उसका इस्तेमाल कौन करेगा? उसका इस्तेमाल जो बुर्जुआ लोग हैं, उनकी मार्क्सिस्ट लैंग्वेज बोलते हैं, जो अमीर लोग हैं, वो एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जिस गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से जो गरीबी है, भुखमरी है और बेरोजगारी है, इस चीज को कम किया। इस तरह का उनका लॉजिक है, इसलिए वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव नहीं करते और प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। ऑल्दो ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रेस फ्री नहीं है, लेकिन कंट्रोल किया जाता है कि ऐसा कुछ ना हो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जो पीपल्स के, जो उनका आइडिया है वो पीपल्स के, जनता के अगेंस्ट में हो, और जनता जो तेजी से बदल रही है, जहां पे गरीबी खत्म हो रही है, उसके अगेंस्ट में ना जाए। तो ये जो आइडिया था ये काफी इन्फ्लुएंस करता है कि चाइना को अगर हम देखें तो आज के समय और आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ दिनों में वो तेजी से अमेरिका से भी आगे निकल जाए। तो इसलिए इंडिया के लिए भी उसके साथ दुश्मनी लेना, या कह सकते हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट, या जो कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, वो काफी अच्छा नहीं होगा। हम और इंडिया भी एक इमर्जिंग पावर है, तो इंडिया और चाइना को मिलके जिस तरह से अभी टेंशन चल रही है उस टेंशन को खत्म करना चाहिए, और दोनों को ही, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, इस तरह की चीजों को दूर करने के लिए कुछ हद तक चाइनीज मॉडल को भी हम अपना सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।